Today, the topic of my deliverance is Newton's laws of motion. Actually, these laws were started by Galileo. He worked a lot. He performed many experiments on motion and causes of motion. He was about to deliver Newton's these three laws. Actually, गैलीलियो ने न्यूटन के लॉज को स्टार्ट किया था. अनफॉर्चुनेटली गैलीलियो की डेथ हो गई. डेथ की वजह से इस काम को कंटिन्यू किया न्यूटन ने. न्यूटन ने ये अपने लॉ फेमस लॉज प्रिंसिपीस या बुक में दिए थे इन 1687. एक्चुअली दीज लॉज आर बेस्ड ऑन दी फैक्चुअल experiments, so these laws are also known as empirical laws. First, we shall discuss Newton's first law. In Newton's first law, there is relationship between force and motion. This law states that if a body is in motion, it will remain in motion, or if a body is in rest, it will remain in rest until and unless some external force acts upon it, or an unbalanced force. External but unbalanced force. Here word has been used, unbalanced force. हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. अनबैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब ये है कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सके. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये दीवार है या बोर्ड है, इस पे मैं फोर्स लगाऊं, ये रेस्ट में है तो ये मोशन में नहीं आ रही. इसका मतलब ये है कि माय फोर्स इज नॉट अनबैलेंस्ड फोर्स. मेरा फोर्स अनबैलेंस तब कहलाएगा जब वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सके. यानी कि अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सके, अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सके, तब उस फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स. इसलिए फोकस किया गया है कि अनबैलेंस फोर्स जब तक बॉडी पे नहीं अप्लाई होगी तब तक बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी. मतलब कि वो बॉडी रेस्ट में से मोशन में नहीं आएगी या मोशन में से रेस्ट में नहीं आएगी जब तक हमारा अनबैलेंस फोर्स उस पे एक्ट नहीं होगा. फ्रॉम द स्टेटमेंट वी कैन से दैट दिस लॉ हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विथ मोशन and other part is related with rest. First, we shall talk about motion. For example, if we throw a ball on the ground, it will roll on the ground until some external unbalancing force does not act upon it. अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो उस बॉल को रोल होने से रोकते हैं. मिसाल के तौर पे जमीन की रगड़. हम जानते हैं कि कोई भी चीज परफेक्टली स्मूथ नहीं है, तो जमीन की जो रगड़ है, जो जमीन की अनस्मूथनेस है, वो उसको रोकेगी. नंबर 2, अर्थ का पुल फोर्स मीन्स बॉडी का वेट. बॉडी का वेट यानी कि अर्थ का पुल फोर्स बॉडी को नीचे खींचता है, जिसकी वजह से बॉडी रुक सकती है. सपोज कोई बंदा, कोई अदर ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट हो, कोई भी बाल को रोक सकती है. अगर इन चीजों को हम हटा दें, इन फोर्सेस को हम रिमूव कर दें, तो वो बॉडी, वो बॉल हमेशा मोशन में रहेगी. वो बॉल रोल करती रहेगी ग्राउंड पे.
This was about the first part of Newton's first law, motion. Now हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, रेस्ट पे। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कोई बुक टेबल पे रखी हुई है, तो वो बुक टेबल पे रखी हुई होनी चाहिए फॉर एवर के लिए। अगर कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंसिंग फोर्स उस पर एक्ट ना करे, मिसाल के तौर पे कोई तूफान ना आ जाए, मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक ना आ जाए, मिसाल के तौर पे उसको कोई बंदा ना उठाए, मिसाल के तौर पे कोई एनिमल या कोई अदर चीज को डिस्टर्ब ना करे, तो वो जो चीज है, वो जो किताब है, वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी। ये था हमारा मोशन और रेस्ट, जो दो पार्ट्स हमने कहे थे लॉज में, उसके बारे में। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंजिंग है। यहां पे हम फर्स्ट लॉ में हम बात कर रहे थे कि जो बॉडी की मोशन है या बॉडी की जो रेस्ट है, इन सिंपल वर्ड्स उसकी जो स्टेट है वो डिपेंड करती है फोर्स पे। यहां पे हमारा फोकस था फोर्स पे, लेकिन जब बात हम लॉ ऑफ इनर्शिया की कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें कसूर बॉडी पे हम डालेंगे, कि बॉडी पे ही फोकस करेंगे कि इट इज unability of the bodies to change their states by themselves। इसका मतलब ये है कि बॉडीज खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकते, खुद ब खुद अपनी वो मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकते। इनर्शिया की बेसिकल डेफिनेशन ये है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडीज that they cannot change their state of rest or motion by themselves. This was Newton's first law. अगर हम इनर्शिया को और भी डिस्कस करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी की जो मोशन है वो डिपेंड कर रही है उसके मास पे। जितना मास बड़ा होगा उसकी उतनी इनर्शिया ज्यादा होगी, जितना मास कम होगा उसकी उतनी इनर्शिया कम होगी। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो जितना मास बड़ा होगा हमें उतना अनबैलेंसिंग फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, अगर जितना मास कम होगा हमें अनबैलेंस फोर्स इतना ही कम रिक्वायर्ड होगा। इन लॉ, इन न्यूटन सेकंड लॉ वी डिस्कस अबाउट द मोशन, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मास। या हम ये भी कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन मास, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। First of all, I would like to state the Newton's second law. Newton's second law states that acceleration produced in the body is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जो बॉडी में पैदा होगी, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी दो चीजों पे, एक फोर्स पे, एक मास पे। अब मैं एक छोटा डायग्राम बनाऊंगा, आप उसमें थोड़ा अंदाजा लगाइएगा कि फोर्स का और एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक है। सपोज करते हैं कि हम दो बॉडीज लेते हैं 1 kg मास की। यह बॉडी A है, यह बॉडी B है, इसका 1 kg मास है, इसका भी 1 kg मास है। अब मैं ऐसा करूंगा कि इस बॉडी यानी कि बॉडी A पे मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा वो अप्लाई कर रहा हूं, सपोज फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सेम वे अब मैं बॉडी B पे जो फोर्स अप्लाई करूंगा वो करूंगा 10 न्यूटन। आप
कुछ और भी वैल्यूज ले सकते हैं। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि बॉडीज का जो मास है वो एक जितना है, लेकिन मैंने जो फोर्स लिया है वो डिफरेंट लिया है। अब सपोज करते हैं कि इस पे मास मिला, उस पे ये ए बनी है एक्सेलरेशन, यहां पे 5 न्यूटन फोर्स है, एक्सेलरेशन ए बनी है, कितनी भी बनी है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, डजंट मैटर। सिर्फ हमें फोकस करना है कि डायग्राम में ये कैसे शो होती है। यहां पे हमारी ए ये बन रही है, इस डायग्राम से ये शो हो रहा है कि यहां पे 5 न्यूटन फोर्स है, ए छोटी बन रही है, यहां पे 10 न्यूटन फोर्स है और यहां पे ए बड़ी बन रही है। ये था फर्स्ट प्रोपोर्शन के फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, अगर हम फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। शर्त यह है कि बॉडीज का जो मास है वो सेम रहे। सेम बॉडीज पे हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है और डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे ए इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो ए भी बढ़ जाएगी, अगर फोर्स कम होगी तो ए भी कम होगी। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडीज। सपोज करते हैं कि अब मासेस हम डिफरेंट लेते हैं। अब हमने बॉडी ए जो ली है वो 1 kg ली है और सपोज करते हैं कि बॉडी जो बी ली है वो 2 kg ली है। अब बॉडी ए पे दोनों पे फोर्सेस हम सेम अप्लाई करेंगे ताकि हमें ये मालूम हो सके कि मासेस का एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज बॉडी ए पे हमने फोर्स अप्लाई किया है 5 न्यूटन और बॉडी बी जिसका मास 2 kg है उस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही 5 न्यूटन। अब आप यहां पे आप देखेंगे कि फोर्स सेम है, बॉडीज का जो मास है वो डिफरेंट है, तो जितनी बॉडी बड़ी होगी उतनी एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। यहां में एक्सेलरेशन बड़ी पैदा होगी, यहां पे एक्सेलरेशन छोटी पैदा होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडीज से। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडीज। इसका मतलब यह है कि अगर मास बढ़ जाएगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, या मास कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। इनवर्सली इसमें रिलेशनशिप है। अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहें, इसको हम इक्वेशन 2 कहें, अब कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, ये डायरेक्टली का शो है कि इसमें आप ये ऊपर होता है, इसके अपान में कुछ नहीं होता। अब जिसको आप अपान में लिखेंगे उसका मतलब ये है कि इनवर्सली है। अब आप लिखेंगे ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपान एम। ये एम अपान में है, आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे अपान में थी, एफ ऊपर था, यहां भी एफ ऊपर थी। यहां पे ये न्यूमरेटर है और यहां पे ये डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ और ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के साथ। ऑलवेज प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड बाय एनी कांस्टेंट। यहां पे हम वो कांस्टेंट देते हैं के। न्यूटन ने इसका वैल्यू के रखा था और के की इसने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो 1 थी। अब अगर आप इसी इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा a इज इक्वल एफ अपान एम। एम यहां पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एफ, और आप इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। This equation is called Newton's second law equation. Students, मैं होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो।